इज, अच्छा रखे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, फास्टिंग क्या है? सेवन चैप्टर थी, क्लास 7 निकालिए। हाँ, क्लास 7 का 15वां चैप्टर, यही वाला, जीवों में श्वसन। चलिए देखिए, यहां पे बात करेंगे जीवों में श्वसन का। थोड़ा सा देखेंगे, जीवों में श्वसन। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 60 से 70 बार, किसी किसी किताब में 72 बार भी लिखा रहता है, सांस लेता है और क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, कसरत करते समय या दौड़ते समय सांस लेने और छोड़ने की गति अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए कि कसरत और दौड़ते समय अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हम सांस लेते समय ऑक्सीजन युक्त हवा नाक से क्या करते हैं, खींचते हैं, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा क्या करते हैं, नाक से छोड़ते हैं। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त। आपने कल देखा था ना कि कल हमने आपको बताया था जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, रंध्र के बारे में कल बताए थे ना। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्तियों में हरा रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, आया बात समझ में, जिसके वजह से वो अपना भोजन का निर्माण करती हैं, और साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। जीव जंतु जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकालते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन तथा CO2 की निरंतरता सदैव क्या रहती है, बनी रहती। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो इन्हीं के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमारे और पेड़ पौधों के बीच में बैलेंस इसलिए बना रहता है ताकि वो है और हम हैं। ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ये बच्चा वाला बात एकदम हो गया। अतः हमें समय पर क्या कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। देखिए, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन भारत में, सॉरी भारत कह रहे हैं, अभी ज्योग्राफी पढ़ाया है ना तो भारत में याद आ रहा है। मानव में श्वसन के लिए अनेक अंग काम करते हैं। श्वसन की जो क्रिया होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, नासिका द्वार से आरंभ होकर के और फेफड़ा पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा अगर एक बात हम आपको बताएं ना, तो श्वसन में क्या होता है, सो हम दिखाते हैं आपको। श्वसन में ऐसे होता है और ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, और इसमें से बहुत सारा चीज निकला हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यह आपका हो गया फेफड़ा, ठीक है, ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। देखिए, इसमें से ऑक्सीजन आता है, इस रास्ता को हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस, ठीक है। ये होता है ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। जो भी व्यक्ति धूम्र, देखो इस सब ना जब आप प्रशासनिक लेवल पे पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाने का मेरा अंदाज थोड़ा अलग होता है, आया बात समझ में। लेकिन चूंकि हम बिहार बोर्ड के 6ठा 7वां 8वां किताब को पढ़ा रहे हैं तो लेवल एकदम नीचे करके नहीं, नीचे से नीचे करके हम पढ़ा रहे हैं, आया बात समझ में। अभी 10 दिन से हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं अपना हम एकदम में लेवल छोड़ के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये बंदा शुरू में ऐसे पढ़ा रहा था फिर अपना लेवल गिरा कैसे लिया। तो दबाव है थोड़ा सा कि सिलेबस पे जल्दी खत्म कर दीजिए, और इसके वजह से। तो ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोलस है, और ये हमारा पूरा फेफड़ा हो गया, आया बात समझ में। और नीचे यहाँ पे डायफ्राम होता है, क्या होता है, डायफ्राम होता है। इसी डायफ्राम पर ये हमारा जो पूरा फेफड़ा होता है ना, टीका होता है। कभी कभी देखे होंगे किसी आदमी का जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि वो आदमी ना, कहीं उसके शरीर पे कोई घाव नहीं है, कहीं कोई चोट नहीं लगा हुआ है, और फिर भी वो आदमी मर जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि उसका क्या होता है, यही वाला डायफ्राम टूट जाता है। क्या टूट जाता है, डायफ्राम। हमरा ना बचपन में वो लड़का बड़ी जोर से मारा था, हम बड़ी बदमाश थे, तो उसकर हम छोटका भैया के मारे थे तो बड़का भैया हमारा मारा था, रिलेशनशिप में लगता था, शादी में हम गए हुए थे, तो एकरा से मारा था ना, से कहर गए थे। और जब हमको सर पढ़ा रहे थे ना, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो कहरते थे, से याद आके अरे डायफ्राम में हमको चोट लगा होगा, लगा था ना कि हम बचबे नहीं करेंगे एकदम।
हाँ, लगा ना कि अब ना सांस लिया रहा है ना सांस में रुक गया कुछ सेकंड के लिए। हाँ, और डायफ्राम पे मार दिया, हम उठे ना से मार के कपारे ऊपर फोड़ दिए। और आते हैं हमारी दादी बोली कि तू यहां मत रह, बड़ी बदमाश थे बचपन में, ठीक है। तो ये डायफ्राम होता है। तो देखिए एक्चुअली ये सब चीज क्या है ना, ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ने का चीज होता है, लेकिन चूंकि आपका 5वां तक का है और हम फॉलो किताब को कर रहे हैं, इसलिए हम उस थोड़ा सा लेवल को गिरा करके हम पढ़ा रहे हैं। लेवल को गिरा के नहीं कह सकते हैं, जो किस किताब में दिया हुआ है हम सिर्फ उसी को संरचना मान के पढ़ा रहे हैं। आया बात समझ में? देखिएगा तो यहां पे आपको देखिएगा, मानव में श्वसन के लिए अनेक अंग काम करते हैं। श्वसन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? नासिका द्वार से स्टार्ट होती है। नासिका से फिर फेरिंग्स, फिलैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। आया बात समझ में? आरंभ होकर फेफड़ा पर जाकर समाप्त हो जाता है। अंत श्वसन के समय, यहां अंत कर लेना है, अंत श्वसन के समय मतलब जिस समय हम सांस लेते हैं, पसलियां क्या होती है? ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है। अच्छा, सांस लेंगे तो फैल भी ना करेगा, ऊपर छोड़ेंगे ना, होगा ना। सांस लेते हैं, अंता करते हैं तो फैलता है, और बाह्य करते हैं तो सिकुड़ता है। तो वही कहता है, अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है, तथा डायफ्राम नीचे की ओर क्या करता है? गति करता है। डायफ्राम नीचे की ओर, देखिए जब सांस लेंगे ना ऊपर उठेगा, जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम के बीच और फेफड़ा के बीच में गैपिंग हो जाता है, उसको आराम मिलता है, वो नीचे चला जाता है, ऊपर आ जाता है। आया बात समझ में? इसीलिए डॉक्टर आपको बोलता है चेक करते समय कि लंबा सांस लो, ताकि फेफड़ा एकदम फ्री होकर के अपना काम करे। डायफ्राम पे बैठल रहेगा तो कुछ उसको पता ना चलेगा, इसे डॉक्टर बोलता है लंबा सांस लो और रोको। डायफ्राम अलगे हो गया, अब चेक हो गया कि क्या हुआ है? तू अब बीमारी लेके जाएगा तो खोखला ना बोलेगा। उच्छ्वसन के समय, उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ने के समय, पसलियां क्या होती है? नीचे की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर। उल्टा होगा ना। अंत श्वसन और उच्च श्वसन मतलब अंत माने श्वास लेंगे और उच्च श्वसन मतलब सांस छोड़ेंगे के दौरान फेफड़े क्या होते हैं? फैलते और सिकुड़ते हैं। शरीर के विभिन्न भागों की कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रक्त करता है। रक्त का काम है कि शरीर के, देखिए हम सांस लेकर के ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं फेफड़ा तक, और फेफड़ा से ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। क्या करता है? ब्लड करेगा। आया बात समझ में? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, लाल रक्त कोशिका हो जाता है। आया बात समझ में? यानी कि लाल रक्त सेल, व्हाइट ब्लड सेल नहीं, ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल होता है, वह ऑक्सीजन को फेफड़ा से कहां तक पहुंचाता है? हर चीज तक पहुंचाता है। आया बात समझ में? हर सेल तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि ब्लड जब ऑक्सीजन में मिलता है तो ब्लड और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सीजन विभिन्न कोशिका में वितरित हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन आपके ब्रेन में भी रहता है। अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। हर एक पार्ट में ऑक्सीजन जाता है। तो फेफड़ा तक ऑक्सीजन तो हम आराम से ले लेते हैं, लेकिन फेफड़ा के बाद शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड का है। किसका है? ब्लड का है। पौधे भी क्या करते हैं? पौधे भी श्वसन करते हैं, कारण कि वे भी जीवित रहने के लिए विभिन्न जैविक क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इस कारण वृक्षों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा भाई साहब, कि जितना देरी तक प्रकाश का संश्लेषण पौधा करता है, तो प्रकाश का संश्लेषण पौधा तभी करता है जब सूर्य की उपस्थिति रहती है। सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश का संश्लेषण कोई पौधा करेगा? नहीं करेगा। जितना देरी प्रकाश का संश्लेषण होता है, जितना देरी प्रकाश का संश्लेषण होता है, उतना ही देरी तक कोई भी पौधा जो होता है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? छोड़ेगा। आया बात समझ में? यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की जो क्रिया है वो किस समय तक होगी? किस समय तक होगी? सूर्य के उपस्थिति। अच्छा, रात के समय में क्या होता है? रात के समय में एक बात याद रखिएगा, रात के समय में सूर्य तो होता नहीं है। जब रात के समय में सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश का संश्लेषण होगा, और जब प्रकाश का संश्लेषण नहीं होगा
उल्टा काम करना चालू कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा। दिनवा में ऑक्सीजन छोड़ता था, रतिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। पेड़ के नीचे रात के ना सोना चाहिए। पेड़ के नीचे रात को इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हो, तू भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो गर्मी का माहौल हो जाएगा। घुटन लग तो कहता है ना कि पेड़वा तर भूत रहता है, कैसे रे, रतिया में गला दबा रहा था। अरे बेवकूफ कहीं के, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। नहीं, तो याद रखिएगा, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा, नीम पौधा कर रहे हैं पेड़, और किसका पेड़ एक और है, देखिए बुला रहे हैं, पीपल। ये सब क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, है ना, ये सब उल्टा करते हैं। सब रात में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से रात्रि में वृक्षों के नीचे क्या होती है, गर्मी महसूस होती है। बीज भी श्वसन करते हैं, छोटे बीज भी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ढेर सारा बीज कहीं रख दीजिए, उसमें हाथ डालिए तो गर्म महसूस होगा, यानी कि बीज भी श्वसन करते हैं। इसका प्रमाण है कि बीज के बोरे में, जहां जिस बोरा में बीज रखा रहता है, उसमें अगर हाथ घुसाएंगे तो कैसा महसूस होगा, गर्मी महसूस होगा। याद रखिए, एंजाइम एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग बहुत सारे हैं। आया बात समझ में। अब देखिए, अमीबा में श्वसन शरीर की सतह से होता है। अमीबा जो होता है ना, वो अपने शरीर के सतह से श्वसन लेता है। आया बात समझ में। केचुआ कौन चीज से लेगा, तिलचट्टा रंध्र से। रंध्र तो पेड़ पौधा में भी होता है। आया बात समझ में। हाँ, रंध्र का अर्थ होता है छिद्र। रंध्र का अर्थ होता है छिद्र, वो भी झीला नुमा छिद्र। एगो नहीं होता है, बहुत सारा होता है। आया बात समझ में। मेढक में क्या, फेफड़ा से या त्वचा, दोनों से लेता है। देखो, त्वचा से तब लेता है जब पानी में होता है, फेफड़ा से तब लेता है जब पानी में होता है, त्वचा से तब लेता है जब मछली, गलफड़ा, गिल से, मनुष्य फेफड़ा से। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अभी ना बताएं, श्वसन लेंगे तो क्या होगा, हाँ, उच्छ्वासन के समय पसलियां नीचे की ओर, अंदर की ओर, मतलब ई वाला लाइन जो है ना, हम पहले ऊपर समझा दिए हैं। अत्यधिक व्यायाम करते समय ए वाला लाइन आपको बीबीआई एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए। ए वाला लाइन, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन दर्द होता है, वह है लैक्टिक अम्ल। आप सुने होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर में दर्द होता है। एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर में दर्द होता है, उसके पीछे का कारण कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के चलते आपके शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर में जमा हो जाता है, वही बाद में क्या करता है, दर्द करता है। किसी सामान्य वयस्क के व्यक्ति क्या, जब वो विश्राम अवस्था में होता है, देखो सुनो मेरी बात, जब व्यक्ति बाबू नॉर्मली काम करता है उस समय 70 से 72 बार सांस लेगा प्रति मिनट में, लेकिन जब वो विश्राम करता है तो मात्र 15 से 18 बार सांस लेगा 1 मिनट में। आया बात समझ में, कितना बार सांस लेगा, 15 से 18 बार सांस लेगा 1 मिनट में। चलिए क्वेश्चन बनाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, और दोनों दिया हुआ है। तरीके हमारा जवाब कौन में दो, हम टी कौन में लगा रहे हैं। ऊपर की ओर क्या, ऊपर की ओर उसी को क्या बोलते हैं, बाहर की ओर गति करती है। और उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। नीचे की ओर अंदर की ओर कौन में है, ऑप्शन ए में है। ये दोनों तो थ्योरी समझ कर गया। अब क्वेश्चन क्या है, ख के बात करने गया ग आजब, लेकिन बिहार बोर्ड का अरेंजमेंट किया हुआ है, नहीं ग क्वेश्चन है। मछली में श्वसन कौन चीज से लेता है, श्वसन गलफड़ा से। श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए सुनिए, रंध्र कोची में होता है, पहले देखिए सुनिए, मनुष्य जो है कोची सांस लेगा, और गलफड़ा से कौन सा, पौधे कोची से लेंगे, रंध्र से, ठीक है, रंध्र से पौधे, फेफड़ा से मनुष्य, गलफड़ा से कोची मछली, और केचुआ कोची, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अंतः श्वसन में सीओ क्या होता है, अंतः श्वसन में
O2 गैस प्रयुक्त होती है तथा उच्च O2 और CO2। देखिए श्वसन का मतलब सांस लेंगे तो लेते कौची हैं और छोड़ते कौची हैं। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। ये वाला क्वेश्चन ना बड़ी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत रेलवे में तो इतना पूछा जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन तो ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। ऑक्सी श्वसन कहलाएगा। अनऑक्सी श्वसन क्या होगा? O2 के अनुपस्थिति में होगा। किसके उपस्थिति में? O2 की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनऑक्सी और क्या होगा? ऑक्सी। ऑक्सीजन में ऑक्सी और अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन उपस्थित, यानी कि O2 उपस्थित नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन है, यही बच्चा आपको रुलाने के लिए काफी रहेगा एग्जाम हॉल में, याद रखिएगा। खत्म हो गया ना? अच्छा इसमें नहीं है। अच्छा 7 क्लास खत्म हो गया। चलिए 8 क्लास। कोई आके लगाओ तो बाबू, हमारा ना बुझाता है ये सब। एक और बैकअप। हाँ ये सही है बोला, एक और बैकअप में हो ही जाएगा। चलिए अध्याय 14, इसका नाम है कोशिकाएं। ऐसे काहे हो रहा है बाबू? हम कहूं से ना खोल बाबू। कहता है कोशिकाएं, चैप्टर का नाम है। कोशिका सजीवों के, कोशिका का मतलब सेल, सजीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किसी भी सजीव के रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। याद रखिएगा, अमीबा जो है ये क्या है? कोशिकीय जीव है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अमीबा क्या है? इससे पहले कोई क्लास चला था क्या किस चीज का? नहीं इसलिए पूछ रहा है कि पानी कल का नहीं ना है। चलिए अब ये तो सबको पता होगा, कोशिकाओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 63 में किया था। सूक्ष्मदर्शी का खोज रॉबर्ट हुक ने। 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिका होती है। यानी कि कोशिका कहते किसको हैं? बहुत छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर के सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? हालांकि इसके बारे में जब आप आगे वाला क्लास में जाइएगा तो मृत कोशिका होता है, जीवित कोशिका होता है ना, तो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ा के पढ़ना होता है। लेकिन चूंकि 8 क्लास तक है तो थोड़ा सा उसके लेवल से चलना है। तो उसी को कहते हैं। चलो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसको देखा जाता है ना हो। यहां पे कोशिका होना चाहिए। यहां पे किसका होना चाहिए? कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। 1 घन इंच के कॉर्क में लगभग 1 अरब कोशिका होता है। मेरा कहने का मतलब है कि छोटा सा जगह में अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो कितना अरब कोशिका दिखाई देगा? 1 अरब। नवजात शिशु के शरीर में करीब 20 लाख कोशिकाएं होती हैं। जो बच्चा जन्म लेता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 20 लाख। लेकिन मनुष्य के शरीर में लगभग कितना होता है? 600 खरब कोशिका होता है। तो हम क्या करें एकरा में? अब किताबिया में जो देवेगा वही ना हम पढ़ावेंगे।
ना, किताबें में हम देख लिए हैं। ध्यान दीजिए, अब आप वो वाला नॉलेज नहीं खोजिए जो थोड़ा सा आप लोग जो पढ़े हैं ना, वो नॉलेज एक में गड़बड़ा जाएगा। कहे ना कि इसमें ना बच्चा लेवल का थोड़ा समझाया हुआ है। हम तो कभी कभी जीव जांच के रह जा रहे हैं, नहीं होता है पढ़ाते समय एकदम जीव हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एकदम लेवल बच्चा लेवल का एकदम 8 क्लास में। एकरा में नवजात शिशु के शरीर में कितना 20 लाख कोशिका, और हम लोग के शरीर में 6 से करीब कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं, अभी देखो ना, कल ही पढ़ा रहे थे तो बिहार बोर्ड में दिया है कि सबसे पहले सोना का खोज किया गया था। अब बताओ तो सोना का खोज किया गया था, तो अब हम आए तांबा, तो वही ना हम कह रहे हैं। तो डेट को जहां तक लेकर के है ना, तो डेट को लेकर टेंशन नहीं लेना है। आए बात समझ में? बहुत सारा किताब में अभी आप तो यार यहां तो लेके देखो ना, में 30% गलत तुमको मिल जाएगा बस। अच्छा 9 आप लोग को बुझाता है, 6वें में बुझाते हैं, तो हम यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग को बुझाता सब है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी आप बायोलॉजी का चीज पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप पहले से पढ़े हुए हैं? अरे इसको एक रिवीजन ना खाली करना है जी। कौन बच्चा है जो 8वां तक का नहीं पढ़ाई किया होगा जी? कोई दिमाग लगाने वाला बात एक में नहीं है चेला जी। ये बात हम बताते हैं, सुनिए 100 बात का 100% का जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो 100% के तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह होता है कि हमको छोड़ना कितना है। पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग क्या किए, हम लोग पूरा दीजिए, कुछ नहीं छोड़िए। देखिए जब 2 महीना 3 महीना में जब आप कहिए कुछ नहीं छोड़िए, तो भाई हम फिर SCRT को फॉलो कर लिए। आया बात समझ में? इतना याद रखिएगा कि 70% 80% सिलेबस हम ढंग से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आया बात समझ में? हम गुणवत्तापूर्ण देने का काम किए हैं। अंत में हम ये किए कि आयोग ने कहा कि SCRT को फॉलो करना है, हमको लगा कि थोड़ा सा SCRT को भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा 100 बात का याद रखिएगा, आप लोग जितना जल्दी पॉजिटिव होते हैं ना, उतना ही जल्दी निगेटिव होते हैं। आप लोग का सबसे खराब लक्षण है, आप लोग का सबसे खराब लक्षण आज तक हम यही देखे 3 महीना में। क्या देखे भाई साहब? अगर 80% सिलेबस बढ़िया से खत्म हुआ, हम 80% पे क्वालिफाई बहुत ढंग से कर सकते हैं। अरे 20% छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप पहले प्रिपरेशन क्वालिफाई होने के लिए कीजिए, लेकिन आप लोग अब प्रिपरेशन खाली सिलेबस का ही नहीं कवर कर, खत्म होने से क्या हो जाएगा? खत्म होने से क्या हो जाएगा? अरे जिसका 6 महीना में रिजल्ट ना होगा, उसका 6 महीना में भी नहीं होगा। गलती कर रहे हैं तो बोलिए। अच्छा उन लड़का लोग के क्या हुआ होगा चला, जरा 6000 पेज का मटेरियल मिला है, 6000 पेज का कोचिंग में मटेरियल मिला है, 420 पेज का खाली बायोलॉजी का मटेरियल मिला है, और इतना छोटा छोटा करके कि अगर उसको बढ़िया से करा जाए तो 1000 पेज में जाएगा वो। हाँ और सुनिए, अब एक बात बताइए, याद कीजिए कि जिस तरह से शुरू से हम पढ़ाते आ रहे थे, माहौल बना के आप लोग के बीच रखे हम। घबराने का काम आप किए हैं, हम कभी नहीं किए हैं। और अगर 10% सिलेबस को छोड़ भी दिया जाए चेला जी, आप कवर में हैं। आप जितना पढ़े हैं ना, उतना खाली करिए ढंग से। हम कहते हैं कि रिजल्ट आपका कोई रोकेगा नहीं, लबर लबर खाली सब नहीं होगा रिजल्ट ऐसे। थोड़ा जानिए, ढंग का जानिए। आया बात समझ में? आयोग अगर कहा है कि हम 8 तक का SCRT से पूछेंगे, तो उसको यहां से पूछना चाहिए। यहां से क्वेश्चन का कमी है क्या? क्वेश्चन का कमी नहीं है यहां से। आया बात समझ में? बिल्कुल भी क्वेश्चन का कमी नहीं है। दिमाग को एकदम ठंडा रखना है और ठंडा रख करके काम करना है। बात समझ में आया? आप जितना पढ़ लिए हैं उससे 1000% गारंटी है कि रिजल्ट होगा ही होगा, ना होने का सवाल नहीं है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सबसे क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या कहलाता है? लाल रक्त। तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा इकाई होता है। तंत्रिका जो होता है ना, वो क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा इकाई होता है। अब देखिए थ्योरी को पढ़ लीजिए, लेकिन खास करके क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्टिव 4 को दिया हुआ है ना, और जो खाली स्थान दिया हुआ है ना, मेन फोकस आप उस पर रखिएगा। पता चला, देखिए आप कैसे निर्धारण कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या एग्जाम हॉल में आएगा? कोई टीचर कैसे निर्धारण कर सकता है जी? आयोग हमको कह दिया, हम उसको चुपचाप पागल की तरह फॉलो करेंगे। होगा नहीं होगा भगवान का मालिक छोड़ देंगे। हमको जैसे आयोग कहा है, जितना हम कर सकते हैं, जितना अच्छा से किया जा सकता था, हम लोग करने का प्रयास किए हैं। ध्यान दीजिएगा, सजीवों की कोशिकाओं के आकार और संख्या में क्या होता है? भिन्नता होता है। काहे? कोई सजीव छोटा होता है, कोई सजीव बड़ा होता है।
कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं तथा अन्य जीव एक से अधिक कोशिका से क्या होते हैं, बने होते हैं। कोशिका के तीन मूल घटक हैं। एक कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका द्रव, अब एक होता है केंद्रक। याद रखिएगा, कोशिका जो होता है ना, ऐसे आप पढ़े होंगे अमीबे जैसा कोशिका कहीं बनाया जाता है, नहीं पढ़ा है क्या तब? अमीबा भी बचपन में हम लोग पढ़े थे। बचपन में वो खासियत था कि बिहार बोर्ड के या सीबीएसई के स्कूल में फोटो खूब बायोलॉजी में बनवाया जाता था। राइबोसोम सबका खूब बनाया जाता था। हाँ, चलिए देखिए, ये वाला याद रखना होगा। कोशिका के तीन घटक, पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है। याद रखिएगा, एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहां होता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पादप मतलब पेड़ पौधों में होता है, जो उन्हें सुरक्षा एवं दृढ़ता प्रदान करती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है कहां होता है? पेड़ पौधों में। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव को, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए, केंद्रक झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव को अलग करता है। केंद्रक होता है, एक कोशिका द्रव होता है, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या करता है? केंद्रक और कोशिका द्रव को अलग करता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्ताएं होती हैं, यानी कि पादप कोशिका, पेड़ पौधों की जो कोशिका होती है उसमें क्या होती हैं? बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत, यानी कि गैपिंग, रिक्तिका मतलब क्या हो गया? गैपिंग। पादप कोशिका में गैपिंग ज्यादा होगा और जंतु कोशिका में कम होगा। अच्छा देखिए, क्या हम लोग के बीच में गैपिंग नहीं, पसीना कहां से निकलता है? सेल के बीच में गैप होता है कि नहीं होता है? होता है, आए बात समझ में। लेकिन जानवरों में थोड़ा ज्यादा गैपिंग होता है और हम लोग में क्या होता है? थोड़ा कम। अच्छा, हम लोग में कम क्यों होता है? हम लोग में गैपिंग ज्यादा रहेगा तो कोई भी सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर के अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। पादप कोशिका में रंगीन संरचनाएं होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? लवक कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में रंगीन संरचना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग, हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है, तो हरा रंग तो क्लोरोफिल के चलते होता है, तो उसके पीछे कौन उत्तरदायित्व है? तो कौन उत्तरदायित्व है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात बताए थे, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। 2 बार अभी तक आ चुका है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, जाहिर सी बात है, हर एक सजीव होता है, पेड़ पौधा नहीं, सजीव, हम तुम जानवर सब किससे बन के? सेल से मिलकर बना होता है। कोशिका में जल नुमा संरचना, केंद्र द्रव, जेली नुमा क्या कहलाता है? केंद्रीय द्रव कहलाता है। एक मिनट थोड़ा ऊपर करने दीजिए। कोशिका में जेली नुमा संरचना जो होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र द्रव या नुक्लियो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्लियो प्लाज्मा। तो कोशिका में जो जेली नुमा जो लिक्विड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। चलिए एक बार खाली इसको देख लेना, चैप्टर को, काम हो जाएगा। कल कहता है खाली स्थान एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी कोशिका सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक हमारा हिंदी बहुत बढ़िया ना है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। खाली स्थान कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली और कुछ है कोशिका द्रव, कॉमा दिया हुआ है, कोशिका द्रव और क्या? केंद्र। 3 को किसका भाग है? कोशिका के भाग है। कोशिका भित्ति किसमें होता है? पेड़ पौधों में, पादप में। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है।
सजीव कोशिका से बने होते हैं, सही बात है। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत बात है। सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये गलत हो गया। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि दोनों के बीच में ही पाया जाता है केंद्रक झिल्ली, सही बात है। करें टिक लगा मैं जी, ऊपर करें। अमीबा बहुकोषीय जीव है, गलत बात है। अमीबा एक कोषीय जीव है। एक शब्द में बताइए तो सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल। कोशिका कहलाती है, क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका में जेलीनुमा संरचना कोशिका द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है, क्या कहलाता है? आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। इसके बाद पत्तियों के हरे रंग का जीवाणु लवक कौन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को रिक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को हिंदी में बोलेंगे। हमारा भी हिंदी तुम लोग से थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा है, बायोलॉजी में खास करके। साइंस का जो हिंदी है ना बहुत टफ है, समझ गया ना। हमको फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बायोलॉजी में थोड़ा सा कहीं कहीं पे हमको हिंदी, जैसे इंग्लिश में हम पढ़े हैं बाबू, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं, अब पढ़ाना पड़ता है हिंदी में, तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम उसका जानते हैं किसका मतलब ही होता है, लेकिन हिंदी में नहीं जानते किसी को वो कहते हैं। ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं चला जी, सबके साथ होगा। आप भी टीचर बनिएगा तो आपके साथ भी समस्या होगा। चलिए जंतुओं में प्रजनन। जब कोई जीव अपने जैसा शिशु को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं? लेकिन अब सुन रहे हैं कि वो औरत सांप पैदा की है, फेसबुक पर देखे कि वो औरत ने सांप को बच्चा, नाग को बच्चा दी है, सही में दी है। या ट्रेड में रहने के लिए कुछ कह देता है सब, सही में मीडिया वाला भी गया है। अब ओकरा का तो सांप दूध पिलाती है, क्या जमाना आ गया है। सुनिए, नर तथा मादा युग्मों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन का मतलब होता है बढ़ाना, पैदा करना। नर और मादा मिलेगा, युग होगा, एक मिलेगा तभी ना निषेचन होगा। निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्म का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। सुनो इसको, जैसे मेढक, मछली आदि जलीय जीव में बाह्य निषेचन होता है। वह निषेचन जिसमें नर और मादा मिलेगा तब ना बच्चा पैदा करेगा, है? लेकिन इसमें नर एवं मादा युग्मों का संलयन जो होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग में संलयन कहां होगा? शरीर के अंदर। लेकिन कुछ लोगों का शरीर के, लोगों का नहीं, जीव जंतुओं का बाहर होता है। जैसे मेढक, मछली आदि जलीय जीवों में बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। अब ज्यादा डीप में नहीं जाना है उस सब में, बस खाली इस ऐसा चैप्टर है ना। हमको वो लड़की बोली थी, आप खुल के काहे नहीं बायोलॉजी पढ़ाते हैं? हम पढ़ा में खुल के बायोलॉजी। अभी हमको हंसी आ रहा है। एक दिन यूट्यूब पर देख रहे थे तो कोई कॉमेडिया बनाया था यूट्यूब पर, पत्रकार एगो मास्टर के पकड़ के मार रहा था, तो ओकरा पे लिखा हुआ था, जिसे हर कोचिंग का बैनर होता है ना, तो बैनरवा पे लिखा था कि दिन दहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखें। ठीक है, यहाँ पे बच्चा के साथ साथ लड़का के मौसी को भी पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ करके, हाँ, बड़ी उसको सब मारा। तो हमको फिर बाद में रियलाइज हुआ ना कि लगता है कॉमेडी वीडियो, लेकिन मारा रियली में था उसको, समझ गए? हाँ, बहुत पहले उसको, अब हम पूरा उसमें अलर बलर चीज बहुत लिखा हुआ था। कह रहा था कि अगर हम 30 दिन में नहीं पढ़ाए तो हम अपन बाप के औलाद नहीं, हम पड़ोसी के औलाद। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, निषेचन जो होता है ना, दो प्रकार से होता है, बाह्य और आंतरिक। सुनिएगा, जैसे याद रखिएगा, मेढक मछली जो होता है ना,
वो बाह्य निषेचन करते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उससे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग हैं, गाय कुत्ता में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, पिछला चैप्टर में भी मिला था, अभी जो हम खत्म किए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। कोशिका के मध्य में क्या होता है, केंद्रक। सबको पता है, अभी केंद्रक के बारे में चर्चा किए हैं। अरे भाई कोई भी सेल है तो उसके बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। अब देखिए यहां पे दिया है कि कौन सा जानवर के बच्चा को क्या कहते हैं। कुत्ता के बच्चा को क्या बोलेंगे, बिल्ली के किट्टी, किट्टी बोलते हैं अंग्रेजी में। मनुष्य के, गाय के, मुर्गा के चूजा। जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उस कहता है दिखंडन कहलाता है। अमीबा क्या करेगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आए बस समझ में। कहता है कि जिस प्रक्रम में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, दिखंडन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। आप देखो मुकुल का अंग्रेजी बताओ तो बाबू हम बतावेंगे। याद रखेगा खाली, कहीं कहीं पे याद रखो बाबू। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुकुलन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग मनस बनता है, जो बाद में क्या हो जाता है, भ्रूण। अरे यू बता रहा है ना कि बच्चा कैसे पैदा होता है, मैंने पहले क्या रहेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर क्या होगा। आया बात समझ में। जैसे मान लो कि तुम निषेचन किया, समझ रहे हो तुम लोग, कैसे समझावे हम, समझ लो इसी। देखो जरायुज बच्चे जन्म देते हैं, छोड़ो, अंडा जो है प्रजनक है, ये अंडे देते हैं। अंड प्रजनक क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो अंड प्रजनक किसे पाया जाएगा, मुर्गी में पाया जाएगा। जरायुज बच्चे जन्म देते हैं, तो बच्चा कौन, देखो जो बच्चे जन्म देते हैं उसको जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडक प्रजनक कहते हैं। व्हेल जो है जरायुज है, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। व्हेल अंडा देगी, अच्छा व्हेल अंडा देती तो कितना बड़ा उसका अंडा होता, पूरा पटना मिलके एक बार में खाता। आया बात समझ में। देखिए बायोलॉजी है बाबू, कुछ ऐसा इसमें वर्ड है जो हम थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं जल्दी जल्दी, है ना, अब प्रोसेस में नहीं जाएंगे हम। पौधे की तरह जंतुओं में भी नर एवं मादा जनन पाया जाता है, बतेबे क्या है, पुंकेसर स्त्री केसर नहीं बताए हैं। तो जैसे पुरुषों में महिलाओं में होता है वही चीज उसमें उन लोगों में होता है। शुतुरमुर्ग क्या देगा बाबू, अंडा। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ दिया कि वेल मछली क्या देगी, बच्चा, और शुतुरमुर्ग क्या देगी, अंडा। और जो बच्चा देता है उसको जरायुज कहते हैं, और जो अंडा देता है उसको अंड प्रजनक कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, यह 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा, माने इतना बड़ा का अंडा होगा, भर पेट एगो हो जाएगा। चलो, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र तो हम लोग टॉपिक पूरा पढ़ाए थे, शायद आप लोग भुला गए होंगे, है ना, जिसमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। याद रखिएगा 22 जोड़ अर्थात 44 गुणसूत्र होते हैं, जो पुरुष तथा महिलाओं में क्या होते हैं, समान रूप से होते हैं। एक गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि गुणसूत्र पुरुषों में कैसे पहचाने जाते हैं, XY, दूसरा ऑप्शन रहेगा XX, तीसरा रहेगा दोनों, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं, पांचवा एक से अत्यधिक। क्या होगा, याद रहेगा, टिक लगाना। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। अब अकेले है तो अकेले ना पैदा करेगा। जीवों और जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन क्या है बाबू, मादा जनांग अंडा वाहिनी है, शुक्राणु नर युग्म है, ये सब याद रखना। आया बात समझ में, समझ में तो तन में नहीं आया होगा, हम जान रहे हैं। सिलेबस खत्म करने का एकदम दबाव, अति शीघ्र खत्म करने का दबाव मिला। चलिए जवाब दीजिए।
जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या भाई साहब? प्रजनन आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन में भाग कौन लेगा? एक जीव। अभी ना बताएं, अलैंगिक अकेले करेगा बच्चा पैदा। लैंगिक प्रजनन में भाग लेगा कौन कौन? एक नर एक मादा। आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के कहने क्या, मादा शरीर के अंदर। मादा जननांग, मादा जननांग गर्भाशय, माने जहां से मादा जन्म देती उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय कहते हैं। सही और गलत क्या लगाइए? ठीक। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, गलत। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, गलत। हाँ, मेढक में आप क्या बताए थे? मछली में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। हाँ, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, गलत। अलैंगिक वो अकेले करता है तो निषेचन कैसे करेगा? निषेचन तब ना होता है जब दूगो रहता है। और ओकरो में अलैंगिक निषेचन में बाह्य होता है और आंतरिक होता है, तो निषेचन दूगो रहेगा तब करेगा। अलैंगिक अकेले करता है। क्या करता है? शुक्राणु नर युग में है, सही है। अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, गलत है। जा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जा। सुनिए, मुकुलन के ढूंढ लो ना, वो समझ में नहीं आता। हमरो हिंदिया नहीं पता है, देखो तो गूगल। चलिए सुनिएगा, मंडे के दिन आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स। एक बाद बैच हो जाएगा खत्म। आप इकोनॉमिक्स कहिए तो हम 1 घंटा में पढ़ा देंगे। सिलेबस खत्म करने का दबाव बहुत ज्यादा है कि सिलेबस जल्दी खत्म किया जाए। ये तो गुफरान सर बताएंगे ना, वो तो हम अपना सिस्टम पे बात करेंगे ना। यहां क्लास के अंदर अपना बात कैसे करेंगे? गलत बोल रहे हैं। यहां हम पढ़ा रहे हैं तो यहां की बात करेंगे ना। आइए ना। अब क्लास कितना बजे से है? 11:30 बजे से है। साढ़े 11 बजे से ना? हाँ तो 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। 4:10 हो गया, 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए। आए क्या कर दे? मोटिवेट। तो उन्हीं के मोटिवेट करते करते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। रे देवा, हम तो उन्हीं के मोटिवेट नहीं करेंगे, हमको तुम लोग डिमोटिवेट कर देते हो। हमारा गेला के बाद च्यवनप्राश और ग्लूकोज पिए पड़ता है। खत्म हो गया बायोलॉजी। हाँ, जय हिंद जय भारत। इकोनॉमिक्स चालू होगा मंडे के दिन। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। कुछ बच्चा जो पढ़ने वाला होगा वो 20 मिनट में रिवीजन भी कर सकता है बैठ करके। लक्षण पाया जाएगा पढ़ने के, तो हम दबाव नहीं दे रहे हैं।